जस्टिस याया अफरीदी जब रात गए चीफ जस्टिस नामजद हुए, तो अगली सुबह उनको वो खुद गए चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के चैम्बर में भी और जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी, और वहाँ उनको चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद ही मौसूल हुई। आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए, यानी चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा डिसीजंस लेना, और उनको हर डिसीजन के लिए ना सिर्फ पार्लियामेंट की जानिब देखना होगा, बल्कि अपने जजेस के दरमियान भी कंसेंसस बनाना होगा। जस्टिस याया अफरीदी ने 1990 के बाद से ये अपना करियर जो है वो उसका आगाज़ किया। जब उन्होंने लॉ पढ़ा, उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की, LLM किया। LLM करके वापस लौटे, तो उसके बाद जब पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने बतौर हाई कोर्ट के वकील अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। फिर हाई कोर्ट के जज बन गए और साल 2012 में मुस्तकिल हाई कोर्ट के जज बने। उसके बाद 2016 में चीफ जस्टिस बने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद उनकी जो तैनाती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई वो 2018 में हुई। तो इस तरह से उनकी तैनाती से लेकर अभी तक का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तैनाती से लेकर अभी तक का करियर हमारे सामने है कि हमेशा जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनकी अप्रोच एक यही रही है कि वो एक इस तरह के जज रहें जो सामने तो खामोश रहे लेकिन उनका फैसला बोले। और जस्टिस याया अफरीदी उन चंद जजेस में से भी हैं जिनको प्रिडिक्ट करना हमारे लिए या आपके लिए बहुत मुश्किल है। जस्टिस याया अफरीदी के मिजाज को समझना या ये समझना कि वो किस तरह के जज हैं, अभी तक कुछ भी कहना इसलिए मुश्किल है कि जब भी कोई जज एक कमान नहीं संभालता बतौर चीफ जस्टिस, उसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त तो होता है, लेकिन उनकी अप्रोच कभी भी ऐसी नहीं रही कि जिसमें आप कह सके कि उन्होंने कोशिश की हो कि उनको कोई मशहूरी मिले, या जिस तरह ये जजेस के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि वो पॉपुलिस्ट अप्रोच रखते हैं या पॉपुलिस्ट बयानिए की वजह से जाने जाते हैं, उस तरह की कोई यहाँ पर सिचुएशन नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने आप को हमेशा तनाज़ात से, हमेशा जो मुख्तलिफ किस्म के सियासी मुकदमात हैं उनमें भी अपना एक जो नुक्ता नज़र है उसको अलग रखा बाकी जजेस से, ताकि वो किसी भी किस्म के तनाज़े में ना घिरे रहे, ना ही उनके ऊपर उंगलियां उठे। यही वजह है कि जस्टिस याया अफरीदी के कंडक्ट के ऊपर बाकी जजेस के बरखिलाफ कभी भी कोई सवाल नहीं उठा, ना ही उनके कंडक्ट को लेकर कभी भी किसी ने ये क्रिटिसिज्म किया कि जजमेंट गलत है या तरीका गलत है। और आपने देखा होगा कि उनकी तैनाती का जो ये पूरे का पूरा अमल था, इसके दौरान भी उन पर क्रिटिसिज्म या उन पर ज़्यादा तनकीद नहीं की जाती रही, क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी ने कुछ ऐसा इस अरसे में, जितने अरसे से वो सुप्रीम कोर्ट में, यानी साल 2018 से लेके आज 6 साल उनको हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, इस अरसे में उनके किसी भी जजमेंट से ये प्रिडिक्ट करना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हुआ कि जस्टिस याया अफरीदी की इंक्लिनेशन किसी एक मखसूस ग्रुप या किसी एक मखसूस नज़रिए या किसी एक मखसूस सियासी जमात से है। जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये कहा जाता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का एक मुकदमा चला था और उसमें उनको सरबराह बनाया गया था, वो कुछ अरसे के लिए रहे और फिर हट गए थे, तो तब भी ये ख्याल किया गया था कि वो एक प्योरली लेफ्टिस्ट जज हैं, यानी एंटी इस्टेब्लिशमेंट जैसे ख्याल किया जाता है किसी को, उस तरह के जज उनको समझा गया। लेकिन उन्होंने उस कंट्रोवर्सी से भी या खुद पे कोई बहुत पर्टिकुलर लेबल लगने से खुद को महफूज रखा। क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जजमेंट्स, या अगर हम उनकी जजमेंट्स ही पढ़े कि वो हार्ड स्टैंड्स रखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने खुद को फिर भी तनाज़ात से महफूज ही रखा। कोई बहुत उन्होंने हेड करके किसी बेंच को बहुत सख्त फैसला नहीं दिया, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उनके बहुत अच्छे फैसले भी कोर्ट किए जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आकर या तो उनको किसी बेंच की सरबराही दी नहीं गई या दी गई, तो वहाँ पर उनको प्रिडिक्ट करना कहीं भी ईजी नहीं था और वो हार्डली किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे। हाँ, जब जस्टिस बंदयाल थे और चीफ जस्टिस काजी फैजीसा और जस्टिस बंदयाल के दरमियान में उस वक्त काफ़ी तनाज़ा था और दो धड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जस्टिस याया अफरीदी से ज़रूर ये मंसूब किया जाता था कि वो जस्टिस काजी फैजीसा के धड़े में है और उनके साथ है। लेकिन फिर हमने देखा कि वो जस्टिस बंदयाल के साथ भी बेंचेस में बैठते रहे और एक अच्छे ताल्लुक के साथ वहाँ पर भी बेंचेस में बैठकर उन्होंने केसेस सुने। तो उन्होंने कभी भी दोनों साइड्स को इस तरह से ख़त्म नहीं किया कि वो एक तरफ को मुकम्मल तौर पर हो जाएंगे और दूसरी तरफ से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि आज तक उन्होंने खुद को सेफ एंड सिक्योर रखा है। ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी दौर से जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी दोस्त थे। फिर जब उन तीनों ने ही वकालत की डिग्री ली, तो वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने आई थिंक गालिबन 97 में एक अपनी लॉ फर्म का आगाज़ किया और वो लॉ फर्म थी, उस लॉ फर्म का नाम अफरीदी शाह एंड मिनल्ला था।
उसी लॉ फर्म ने, अगर आपको याद हो तो मशहूर ज़माना जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस था, उसको भी टेकअप किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त वकील थे और उनके वकील के तौर पर भी सामने आए थे, और जो लॉ फर्म थी उनके पीछे वो इन्हीं तीनों की लॉ फर्म थी। तो इकट्ठे काम करते रहे, आपस में जाहिर है कि दोस्ती है, और वो दोस्ती सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे होने के बाद भी इकट्ठी रही, पनपती रही। अब इन जजेस का जो बैकग्राउंड था वो मुख्तलिफ सूबों से थे, यानी जस्टिस अदर मनल्ला इस्लामाबाद से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। और मुख्तलिफ हाई कोर्ट से आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये इकट्ठे हुए, तो तभी ये बात बार बार होने लगी कि ये दोस्त हाई कोर्ट्स के रास्ते से होते हुए इकट्ठे हो गए, जिन्होंने लॉ फर्म इकट्ठी शुरू की थी। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। गो कि ये तीन जजेस है, जस्टिस अतर मनल्ला भी बीच में है, उनकी दोस्ती आज तक बरकरार है। ऐसा होता है कि जब आप किसी मनसब पर पहुंचते हैं, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की हालिया एक मिसाल भी है कि जब आप एक मनसब पर पहुंच जाते हैं, इख्तियारात की जंग होती है, जब आपको मुख्तलिफ तरफ से सपोर्ट हासिल होती है, तो आपके बीच में इख्तलाफ भी आता है। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में भी ख्याल किया जाता था कि वो करीबी दोस्त हैं, लेकिन अब उन दोनों के दरमियान आने वाले डिफरेंसेस हमें बता रहे हैं कि दोस्तियां ख़त्म भी होती हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी के दरमियान ये जो भी एपिसोड हुई 26वीं आईनी तरमीम की, उसके बाद चीफ जस्टिस खसूसी कमेटी से चुनने की, उसके बाद भी उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई, वो दोस्ती अभी तक बरकरार है। ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी जब रात गए चीफ जस्टिस नामजद हुए, तो अगली सुबह उनको वो खुद गए चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के चैम्बर में भी और जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी, और वहाँ उनको चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद ही मौसूल हुई। तो इस किस्म की जो बातें हैं कि शायद मुकाबला हो गया तो उन दोनों के बीच में कोई इख्तलाफ आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दोस्ती आज भी कायम है और एक अच्छा ताल्लुक दोनों जज साहिबान के बीच में है। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ नजरियाती तौर पर इख्तलाफ ज़रूर था, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी उन चंद जजेस में से हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में बदतरीन धड़ेबाजी पिछले 2 साल में हुई है, तब भी वो एक दरमियान में उनका मुसालहती सा किरदार बीच में रहा है। जस्टिस याया अफरीदी जस्टिस बंदियाल ग्रुप के साथ भी मुकम्मल तौर पर कटे नहीं थे। उसकी वजह या उसकी रीजनिंग आप देख सकते हैं कि जब फौजी अदालतों का मुकदमा आया, तो उसमें जस्टिस याया अफरीदी ने बाकी बेंच के साथ मुत्तफिक होकर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दिया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ भी उनके ताल्लुकात कॉर्डियल ही हैं, वो बहुत करीबी नहीं है, लेकिन अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात कायम भी हैं, बेंचेस में भी इकट्ठे बैठते रहे हैं। और उसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि फौजी अदालतों के मुकदमे में जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ मिलकर ही वो सिविलियंस का ट्रायल वहाँ कलअदम करार दिया था। तो इस तरह से जजेस का आपस का ताल्लुक जो एक प्रोफेशनल ताल्लुक होता है, वो अच्छा ताल्लुक है और वो कायम। जस्टिस याया अफरीदी मुतअद्दिद अहम आइनी, कानूनी और सियासी मुकदमात का हिस्सा रहे हैं। गो कि उन्होंने कोई आइनी या सियासी मुकदमात के बेंचेस को हेड तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट आने के बाद, लेकिन हिस्सा बनने की वजह से और उनकी एक मुनफरिद ओपिनियन होने की वजह से जस्टिस याया अफरीदी हमेशा अहमियत रखे हैं। अगर आप माजी में देखें, माजी करीब में हम देखें, तो जस्टिस याया अफरीदी ने फ़ौजी अदालतों के मुकदमे में मखसूस नशिस्तों के केस में वो बेंच का हिस्सा थे। उनका एक बिल्कुल अलग स्टैंड था, यानी फ़ौजी अदालतों में उन्होंने सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम तो करार दिया, लेकिन बाकी बेंच की तरह आर्मी एक्ट की शिके कलअदम करार नहीं दी। फिर इसी तरह से मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याया अफरीदी हिस्सा थे, और बाकी तमाम जो जजेस थे, यानी 13 जजेस थे, हम 12 को गेस कर सकते थे, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी लास्ट मोमेंट तक अनप्रिडिक्टेबल थे कि वो किस तरफ जाएंगे। कोई दावा कर रहा था शायद वो 8 जजेस के साथ होंगे और कोई दावा कर रहा था कि उनकी माइनॉरिटी जजमेंट होगी, लेकिन मोस्टली का दावा ये भी था कि जस्टिस याया अफरीदी का एक मुनफरिद पॉइंट होगा, क्योंकि उनका हमेशा एक मुनफरिद पॉइंट रहा है। फिर अभी कुछ अर्सा पहले ही 6 जजेस के ख़त से मुतालिक एक कंट्रोवर्सी आई थी जो एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब फुल कोर्ट बनाया तो जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहकर ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया कि हमें अज़ खुद नोटिस का इख्तियार इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अभी ये मामला बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पर है, तो हमें इस किस्म के केसेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी राय अलग कर ली थी। फिर जस्टिस याया अफरीदी, हम माजी में जाएँ तो कुछ और अहम मुकदमात की समात में भी थे। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस था, उसमें भी जस्टिस याया अफरीदी ने मेजॉरिटी की ओपिनियन के साथ ही वोट किया था। फिर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी बरकरार रखने वाले जजेस में शामिल थे जस्टिस याया अफरीदी। अगर हम उससे भी पीछे जाएँ तो जो पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक एक अज़ खुद नोटिस लिया था जस्टिस बंदियाल ने, गालिबन मार्च 2023 में, उसमें भी जस्टिस याया अफरीदी को हिस्सा बनाया गया था, लेकिन बाद में 4-3 और 3-4 की कंट्रोवर्सी आ गई थी उस फैसले में,
उसका भी हिस्सा जस्टिस याया अफरीदी थे। फिर जस्टिस याया अफरीदी ही थे जो चीफ जस्टिस काजी फईज़ीसा का जब जस्टिस काजी फईज़ीसा के तौर पर सदारती रेफरेंस आया था तो उस बेंच का भी हिस्सा थे। और तब जस्टिस याया अफरीदी ने एक सबसे मुख्तलिफ व्यू रखा था, वो कि उन्होंने जस्टिस काजी फईज़ीसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उसको तो कॉश करने में अपनी ओपिनियन दी थी, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी का ओपिनियन ये भी था कि चीफ जस्टिस काजी फईज़ीसा को बतौर जज अपना मुकदमा खुद लड़ना नहीं चाहिए और ऐसा करके वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होते हैं। और इस तरह से भी जस्टिस याया अफरीदी ने एक मुख्तलिफ अपनी जो है वो राय रखी, जिसमें उनका ख्याल ये था कि एक जज को अपने मुकदमे में पेश नहीं होना चाहिए, ना ही जजेस को बहुत खुलकर अपने ओपिनियंस का इजहार करना चाहिए। और जस्टिस याया अफरीदी के ये जो तमाम तर मुकदमात हैं, इन्हीं से उनकी ओपिनियन भी रिफ्लेक्ट होती है कि वो ये समझते हैं कि जजेस को बहुत ज़्यादा बोल के, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके, रिमार्क्स की सूरत, खतूत की सूरत या अपने केसेस में खुद वकील बनकर सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे उनका जो ओवरऑल कंडक्ट होता है वो मुतासिर होता है। और यही वजह है कि वो हमेशा एक खामोश तबीयत, एक बहुत ज़्यादा बाकी जजेस से मुनफरिद, मीडिया को अवॉइड करने वाले जज समझे गए हैं और आज तक उनका वही एक स्टेचर कायम है। जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद जजेस की ये राय रही है कि वो आनी है, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने कोई बहुत हार्डकोर इस बारे में स्टैंड नहीं रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में जैसे हम सब लेबल कर सकते हैं कि वो मुख्तलिफ मौके थे, मुख्तलिफ जगहों पर स्पीचेस करते हुए अपने फैसलों के ज़रिए इस बात का इजहार करते रहे, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने इसका इजहार नहीं किया। लेकिन हम ये ख्याल नहीं कर सकते कि जस्टिस याया अफरीदी टेक्नोलॉजी के या जुडिशल रिफॉर्म्स के मुखालिफ होंगे, या उनके बारे में ये ख्याल भी नहीं किया जा सकता कि वो नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अडाप्ट करने वाले जजेस में से होंगे। ये भी कहा जाता है जस्टिस याया अफरीदी के बारे में कि जैसे बाकी जजेस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, उस तरह से जस्टिस याया अफरीदी नहीं है। वो समझते हैं एक जज को एक अपने सर्कल में, एक लूप में, एक अपने शेल में रहना चाहिए, ताकि जब उसके सामने कोई मुकदमा आए तो उसका माइंड प्री ऑक्यूपाइड ना हो या पहले से फैसला ना कर चुका हो। तो उस सूरत में उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या टेलीविज़न पर भी उनका इक्तफ़ा नहीं होता। तो जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये कहना कि वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है गलत है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि वो रिफॉर्म्स के हक़ में हो सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनालिटी है उसको समझते हुए मैं ये समझती हूँ कि वो कोई पेसिमिस्टिक किस्म की नहीं होगी, ऑप्टिमिस्टिक ही है। और उन्होंने आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स की, क्योंकि अब उनके पास एक लंबा अरसा है, 3 साल एक लंबा अरसा होता है, तो उसमें वो रिफॉर्म्स के हक़ में ही होंगे। और इसी वजह से उन्होंने अपने बाकी जजेस को साथ मिलाकर चलने का अब तक का फैसला किया भी है। देखिए, चीफ जस्टिस के जो सवाबदीदी इख्तियारात थे, यानी जो पहले चीफ जस्टिस बेंचेस भी बनाते थे, फिर हमने देखा 3 रुकनी कमेटी आ गई, उसमें भी चीफ जस्टिस कम अज़ कम इजलास तो 3 रुकनी कमेटी का बुलाते थे। तो वो जो उनके तमाम तर इख्तियारात थे उनको एक तरह पार्लियामेंट के ताबे कर दिया गया है। तो अब आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए, यानी चीफ जस्टिस डेजिग्नेट जो जस्टिस याया अफरीदी हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होगा डिसीजंस लेना, और उनको हर डिसीजन के लिए ना सिर्फ पार्लियामेंट की जानिब देखना होगा, बल्कि अपने जजेस के दरमियान भी कंसेंसस बनाना होगा। तो जस्टिस याया अफरीदी के पास जो पावर्स माजी के चीफ जस्टिस के पास थी, या जिन हालात में माजी के चीफ जस्टिस काम कर रहे थे, वो सूरत हाल नहीं रही, और अब उनको एक नए तरीके से, नए सिरे से हर चीज़ को प्लान करना होगा। जैसे एक चीफ जस्टिस बनता है और उस चीफ जस्टिस को पता होता है कि पहले चीफ जस्टिस ने इस तरीके से काम किया, मैं इस तरीके से काम कर लूँगा, वो अब सूरत हाल नहीं रही। अब इन चीफ जस्टिस को पहले 26वीं आईनी तरमीम के तहत अपने इख्तियारात को समझना होगा, फिर बहुत सारी चीज़ों की तशरीहात अभी होनी है, उन सबको समझना और अडॉप्ट करना होगा, और उसके बाद ही ये वाज़ेह होगा कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। और जस्टिस याया अफरीदी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और देखना है कि उन चैलेंजेस के में क्या उनके साथी जजेस, उनके माजी के दोस्त यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह उनका साथ देते हैं, या फिर उनको अपने हाउस में, इन हाउस भी बहुत से चैलेंजेस और प्रॉब्लम का सामना होगा, जैसे चीफ जस्टिस काजी फईज़ीसा को रहा। और अगर वो जैसे कि माजी की तरह इन कंट्रोवर्सीज से ख़ुद को बाहर रखते हैं, तो फिर ये जजेस इकट्ठे होकर जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी रोशनी में हुकूमत को भी कहीं ना कहीं टफ टाइम दे सकते हैं। तो अभी आइंदा आने वाले दिन बहुत सारे फैसले करेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में ये भी तय होगा कि क्या अदलिया वाकई ही जो हुकूमत की इस नई आइन साजी के पीछे वजह है कि आज़ाद हुई है, या फिर मज़ीद उसके इख्तियारात महदूद हो के वो मज़ीद दबाव का शिकार हो गई है। तो कुछ दिन, कुछ अरसा या कुछ माह लगेंगे हर चीज़ क्लियर आउट होने में, और ये माह
नए चीफ जस्टिस के लिए बतौर अदलिया के सरबराह चैलेंजिंग ही होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।